To all the students, कैसे हैं आप सब? I hope you all are well. So students, today we will start our fourth law, that is law of reciprocal proportion. As you know that in the last class we have discussed about the laws. That first law is law of conservation of mass, second law is law of कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड द थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना. तो आज हम पढ़ेंगे फोर्थ लॉ. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. तो ये जो लॉ है ये क्या कहता है? दिस लॉ इज गिवन बाय द रिचर इन 1792 और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, जब दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं सेपरेटली विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, किसी फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, द रेशियो इन विच दे डू सो, जिस भी रेशियो में वो कंबाइन करते हैं विल बी द सेम, वो सेम हो सकती है, और सम मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर, या उनका क्या बन सकती है, या तो बिल्कुल रेशियो सेम होगी या फिर क्या होगी, मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे डू कंबाइन विद ईच अदर. अब क्या मतलब होता है बच्चे, ये क्या कहना चाहता है ये लो हमें? तो ध्यान से समझेंगे आप इस टॉपिक को. सपोज बेटा हम लोगों ने तीन एलिमेंट लिए S, O और H. S ने H के साथ कंबाइन किया बना H2S. O ने H के साथ कंबाइन किया बना H2O. S ने O के साथ कंबाइन किया बना SO2. ठीक है. तो H2S के अंदर हाइड्रोजन का रेशियो 2, सल्फर का 32. फाइन. और H2O के अंदर हमारे पास जो H है उसका रेशियो वही है 2, और जो हमारे पास O है उसका रेशियो है बेटा हमारे पास कितना, 2, और O का रेशियो है 16. ठीक है. यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, फिक्स, और इन दोनों का आपस में रेशियो है 32:16 मीन्स 2:1. ठीक है. और अगर मैं बात करूं SO2 की, सल्फर का रेशियो मास है बेटा 32, ऑक्सीजन का मास है 16 मल्टीप्लाई 2 कितना 32, तो रेशियो आ रही है 1:1. तो यही लो ये कहना चाहता है, जब दो एलिमेंट है S और O, किसी थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करें. थर्ड एलिमेंट कौन है, H के साथ S ने कंबाइन किया H2S, H ने O के साथ कंबाइन किया बना H2O. H और H की रेशियो क्या रहेगी, सेम. थर्ड एलिमेंट की रेशियो क्या रहेगी, सेम. और जो फर्स्ट और सेकंड जो एलिमेंट थे, थर्ड एलिमेंट की तो रेशियो हाइड्रोजन की रेशियो फिक्स हो गई. जो थर्ड एलिमेंट था यहाँ से S, सेकंड एलिमेंट था S और थर्ड एलिमेंट था O, उनकी रेशियो क्या आ रही है 2:1. हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की क्या कर दी हमने, फिक्स 2. वो रेशियो या तो जब वो दोनों आपस में कंबाइन करेंगे या तो उनके बिल्कुल सेम होगी. अगर मान लो 2:1 होती तो ये भी 2:1 हो सकती थी, या फिर अगर सेम नहीं है तो क्या होगी, दे विल डू सो विल बी द सेम और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो, या फिर सिम मल्टीपल रेशियो, वो उसका क्या होगी, होल नंबर रेशियो बन जाएगी. जैसे अगर मैं बात करूं तो रेशियो क्या बनी मेरे पास, इससे आई मेरे पास 2:1 और उससे मेरे पास रेशियो आई 1:1. तो आपस में इनका रेशियो निकाला तो मेरे पास क्या आया बेटा 2:1. या तो सेम आ गई, इनका सबका रेशियो लेने के बाद इनको आपस में इसको रिलेट किया हमने और इसको रिलेट किया, तो रिलेशन के बाद या तो रेशियो क्या आ गई, सेम आ गई, या फिर सब मल्टीपल रेशियो बन सकता था. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द Gay-Lussac's law. This law is Gay-Lussac's law explained by the Gay-Lussac in 1808. According to Gay-Lussac's law, when the gases react together, जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, जैसे दो गैसेस रिएक्ट करी H2 plus Cl2 for example, when the gases are react together they produce a chemical reaction. Definitely a chemical reaction will produce, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है H2 plus Cl2 give rise to 2HCl. Fine. Then they do so, वो क्या करेंगी, वो सिंपल होल नंबर रेशियो में आ जाएंगी आपस में बाय वॉल्यूम के बेसिस पे to one another, and the volume of the product of this that is produced after reacting with the gases, and this product is also present in a simple whole number ratio with the reactant particles at the fixed condition of temperature and pressure. मीन्स मान लो सपोज H2 ने रिएक्ट किया Cl2 के साथ, क्या बना बेटा HCl. अगर मान लो H2 का वॉल्यूम हमने ले लिया 1 वॉल्यूम, मतलब इसको मैंने कंसीडर कर लिया 100 ml, इसको भी कंसीडर कर लिया मैंने 100 ml, और जो बनेगा वो क्या हुआ 200 ml. मतलब क्या होगा, जो जितना भी रिएक्टेंट की गैसेज होंगी वो उतनी ही प्रोडक्ट की गैसेज हमारी, उतने ही प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा, और सभी के सभी होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होंगे. अगर ये 1 वॉल्यूम है, इसका 1 वॉल्यूम है, तो इसका 2 वॉल्यूम है, तो रेशियो क्या हो जाएगी 1:1:2. समझ आया क्या बोला, व्हेन गैसेस आर रिएक्ट टुगेदर
how they react with each other and they produce a product, new product, and the gases and the product means the gases side is called reactant side and product side all present in a simple ratio. This is the Gay-Lussac's law. Now we will study about the Dalton's atomic theory. We will discuss about the theoretical explanation of all the laws of chemical combination. तो this law of chemical combination की जो theoretical explanation थी वो दी बेटा डाल्टन ने, और उसको हमने explain करना है in the form of a postulates of Dalton atomic theory. तो डाल्टन atomic theory के postulates हमें about the laws of केमिकल कॉम्बिनेशन की थियोरटिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं. तो पहला लॉ है बच्चे कि जितने भी जो भी मैटर होता है, we know about the matter and anything which occupies space and has some mass. So matter formed by element formed by atom. तो ultimately फर्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है जो मैटर होता है वो एक स्मॉलेस्ट साइज के पार्टिकल से मिलकर बना है तो होता है, और दीज स्मॉलेस्ट साइज पार्टिकल आर कंप्लीटली इनडिस्ट्रक्टेबल एंड अल्टीमेट पार्टिकल्स. ठीक है. एंड सेकेंड पोस्टुलेट इज जो एटम होते हैं ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, अगर सेम एलिमेंट होंगे जो उसके एटम होंगे सेम एलिमेंट के, जो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं उनका जो साइज होता है, शेप होती है, वो भी सेम होती है. ठीक है. और अगर आपने अगला पोस्टुलेट है अगर एटम डिफरेंट होगा तो वो डेफिनेटली डिफरेंट एलिमेंट्स का होगा. ठीक है. तो डिफरेंट एलिमेंट का जो एटम होगा उसका शेप और साइज डिफरेंट होगा. ठीक है. तो इसका आ जाएगा डिफरेंट शेप एंड साइज. ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए. दिस इज द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. एंड नेक्स्ट इज एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ओनली चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ठीक है. एंड फिफ्थ वन इज जितने भी एटम्स होते हैं वो किसी एटम किसके होते हैं, एलिमेंट के. जो एलिमेंट है वो मिलकर कंपाउंड बनाते हैं. तो एलिमेंट की रेशियो क्या होती है, फिक्स होती है बाय मास, तभी वो मिलकर कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं. तो एटम ऑफ द एलिमेंट हैव फॉर्म द नंबर ऑफ कंपाउंड्स बिकॉज देयर रेशियो बाय मास इज फिक्स. दिस इज द फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ एन एटम. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. एंड द लास्ट पोस्टुलेट की अगर हम बात करें तो ये लास्ट पोस्टुलेट डाल्टन का था. जो एटम होता है वो एक बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. किसकी, मैटर की. ठीक है. तो वन बाय वन वी विल एक्सप्लेन अगेन. और हाँ, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें या तो कॉम्बिनेशन होती है या फिर कुछ अरेंजमेंट होती है, रीअरेंजमेंट होती है आपस में एटम्स की ड्यूरिंग द मॉलिक्यूलर रिएक्शंस. ठीक है. तो फर्स्ट वन इज matter which formed by atom, and atom is a very smallest particle, indestructible particle, it is a ultimate particle. Then atom of the same element have same size, same mass. Atom of different element have different size, different mass. Atom of an element when form a compound, then different element have different masses and different ratio. Fine. And next one is called atom neither be created nor be destroyed, only change into one form to another form. So there are number of postulates, they are near about 6 to 7 postulates of Dalton atomic theory. ठीक है. बट there are number of limitation of Dalton atomic theories are also. जैसे डाल्टन थ्योरी हमें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि जो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो क्यों बनाते हैं, why they are atoms combined with each other, which force of attraction that bind the atoms and form a new compound. कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में प्रेजेंट होता है, कौन सा नेचर ऑफ फोर्स उसमें प्रेजेंट होता है, एंड व्हाई द एटम्स आर कंबाइंड विद ईच अदर. ये सब बातें हमें डाल्टन की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. इसके अलावा डाल्टन ने बहुत से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन किए, बट डाल्टन ने गैसियस वॉल्यूम का लॉ एक्सप्लेन अच्छी से नहीं किया. ठीक है. तो बहुत से इस तरीके के डाल्टन की लिमिटेशंस रही. इतनी लिमिटेशंस के बाद डाल्टन को ओवरकम किया, डाल्टन की थ्योरी को मॉडिफाई किया गया विद द हेल्प ऑफ ए नंबर ऑफ साइंटिस्ट, जे थॉमसन, नील्स बोर. उन्होंने एक फिर कंसेप्ट रखा. दैट कंसेप्ट इज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे कि जो लिमिटेशंस रही थी हमारी इसकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, वो सभी की सभी लिमिटेशंस हमारी खत्म हुई किसमें, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में. तो आप लोगों ने आज क्या करना है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स रीड करने हैं कि व्हाट आर द पोस्टुलेट्स दैट आर रिलेटेड टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ठीक है. एंड व्हाट आर द लिमिटेशन दैट आर रिलेटेड टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एंड व्हाट आर द
मॉडिफाइड कंसेप्ट्स ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो जो जो लिमिटेशंस हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में रही, तो उन लिमिटेशंस को, उन शॉर्टकमिंग्स को दूर किया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने। ठीक है। सो बच्चों, आज हमने सबसे पहले पढ़ा अबाउट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। सेकेंड वन हमने उसके अंदर पढ़ा गेलो-सॉक्स लॉ के बारे में। फिर हमने पढ़ा डाल्टन्स एटॉमिक जो थ्योरी है उसके पोस्टुलेट्स, नियर अबाउट 7 पोस्टुलेट्स हैं, आप इन्हें पढ़िए। और उसके बाद व्हाट आर द लिमिटेशन दैट आर रिलेटेड टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है। तो ओके, आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क रेगुलरली।